नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस की लगातार जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आप तक पहुंचा रहा हूं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें से आपको लोहे का शुद्धतम रूप पहचानना है कि इसमें से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, आपका पीटवा लोहा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पीटवा लोहा होता है यह लोहे का शुद्धतम रूप कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, यानी कि आपको बताना है कि जो सूर्य है वह तारों के किस परिवार से संबंधित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप याद रखिएगा, सूर्य जो है तारों के किस परिवार से संबंधित होता है, तो छोटा पीला बौना। आप याद रखिएगा, छोटा पीला बौना जो तारों का समूह होता है उसी से संबंधित आपका होता है सूर्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद का प्रयोग किया जाता है। ए बी ओ तथा आपका जो ये है पद ए बी और ओ, इसका जो है किस संदर्भ में प्रयोग हम करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सभी ब्लड ग्रुप हैं। आप याद रखिएगा, ये सभी आपके ब्लड ग्रुप हैं। तो मानव के रक्त के 4 समूह होते हैं। ये 4 समूह कौन कौन से होते हैं, पहला आपका ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा ए बी हो गया और चौथा आपका ओ होता है। तो यह संबंधित किससे हो जाएगा, ब्लड ग्रुप से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा रक्त के इन 4 समूहों की जो खोज है किसके द्वारा करी गई थी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। रक्त के इन 4 समूहों की खोज किसने की थी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन 4 समूहों की खोज करी गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। गर्म हवा, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, गर्म हवा सिरोको, गर्म हवा सिरोको का स्थानीय नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। जो गर्म हवा है जिसको हम सिरोको के नाम से जानते हैं, सिरोको का स्थानीय नाम क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, सिरोको यह एक प्रकार की गर्म हवा है। आप याद रखिएगा, सिरोको जो है एक प्रकार की गर्म हवा है और इसको कई जगहों पर अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो ये तीनों ही जो है गर्म हवा जो है यहाँ पे दी गई है, ये सभी सिरोको के स्थानीय नाम है। तो खमसिन भी इसका स्थानीय नाम है, गिबली भी है और चिली भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सिरोको को जो है मिस्र में खमसिन के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा लीबिया में इसको हम गिबली के नाम से जानते हैं, तो तथा ट्यूनीसिया में इसको हम चिली के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो है स्थानीय नाम है सिरोको के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। जो बोले हुए शब्द हैं उनको टाइप में लिखने का यंत्र क्या होता है, क्या कहलाता है। तो इस यंत्र को हम बोलते हैं डिक्टाफोन। इस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने वाला जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं डिक्टाफोन, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम, डिक्टाफोन होता है, डिक्टाफोन कहते हैं इस यंत्र को। यह यंत्र क्या काम करता है, तो बोले हुए शब्दों को जो है यह टाइप में लिखता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डिक्टाफोन आपका राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अधिक स्राव से मानव शरीर में भीमकायत्व नामक विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कौन सा हार्मोन जो है अगर मानव शरीर में वह अधिक स्रावित होने लगता है तो मनुष्य का जो शरीर एकदम भीमकाय रूप में हो जाता है। तो इस हार्मोन का नाम है एसटीएच हार्मोन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एसटीएच हार्मोन के अधिक स्राव के कारण मनुष्य का जो शरीर होता है वह भीमकायत्व नामक विकार उत्पन्न करता है, यानी कि मनुष्य का शरीर इसके कारण भीमकाय एकदम हो जाता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एसटीएच हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा, किस उपकरण की सहायता से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, सीबीआई की जो स्थापना है
किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संथानम समिति। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संथानम समिति के रिकमेंडेशन पर ही 1963 में जो है आपके सीबीआई की स्थापना करी गई थी। तथा सीबीआई जो है किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है सीबीआई। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम में किस जनजाति में बिहू त्यौहार प्रचलित है? यानी कि असम की कौन सी जनजाति है जिसमें बिहू त्यौहार प्रचलित है? तो असम का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है बिहू फेस्टिवल। और यह किस जनजाति में फेमस है? तो कछारी जनजाति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कछारी जनजाति में। भारत में शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किस राज्य की है? वह उत्तर प्रदेश की ही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा हैं और आपकी विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है? यहाँ पे 2011 के सेंसस के अनुसार आपको आंसर बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है। शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा निवास कहाँ पर करती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। सापेक्ष गरीबी किन स्थितियों को दर्शाती? जो सापेक्ष गरीबी होती है यह किन परिस्थितियों को दर्शाती है? तो इनकम इन इक्वेलिटी, आप याद देखिएगा, इनकम इन इक्वेलिटी यानी कि आय की विषमता को दर्शाती है सापेक्ष गरीबी। तो आप याद देखिएगा आय की विषमता को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी व्यक्ति के काम करने की योग्यता होने के बावजूद काम ना मिल पाना किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति योग्य है, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, काम करने की योग्य है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? तो इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहा जाता है। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप याद रखिएगा अशोक रुद्र तथा एलन मन्नी। आप याद रखिएगा अशोक रुद्र तथा एलन मन्नी मॉडल पर आधारित थी आपकी यह आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एलन मन्नी ने मन्ने है, यहाँ पे इनका ओरिजिनल नाम क्या है? तो मान्ने, इनको हम मान्ने के नाम से जानते हैं। तथा यह जो आपकी 4th 5 ईयर प्लान है, जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समयकाल कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 तक आपका चला था यह चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप याद रखिएगा, पहली बार भारत में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना को हम चौथी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसका समय काल था 1969 से लेकर 1974 तक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने गरीबी मापन हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया था? योजना आयोग के द्वारा हमारा जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, इसने गरीबी मापने हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया था? तो आप याद रखिएगा वाई के अलग समिति। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम बार गरीबी मापन हेतु वाई के अलग समिति का गठन किया गया था योजना आयोग के द्वारा। किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस युग या काल में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार जो है सबसे पहले आपके पाए गए थे पूरा पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
शून्यकाल कब प्रारंभ होता है? शून्यकाल के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो शून्यकाल है, जो 0 आवर है, यह कब प्रारंभ होता है? फटाक से इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए कि जो 0 आवर है यह कब प्रारंभ होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा 0 आवर जो है कब प्रारंभ होता है। तो 0 आवर जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद स्टार्ट होता है। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, आप याद रखिएगा जब संसद की कार्यवाही स्टार्ट होती है प्रत्येक दिन, तो संसद की कार्यवाही का पहला घंटा यानी कि 11 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं क्या? क्वेश्चन आवर, यानी कि उसको हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। और प्रश्नकाल के बाद आपका 12 बजे से लेके आपका 1 बजे तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम 0 आवर के नाम से जानते हैं। अब इसको 0 आवर हम क्यों कहते हैं? 12 जैसे ही बजता तो आप देखे होंगे इस प्रकार से आपका दिखाएगा समय, तो इसी कारण से इसको हम 0 आवर के नाम से जानते हैं। तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है उसको हम 0 आवर के नाम से जानते हैं। तो 0 आवर जो होता है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि जो है 12 बजे से शुरू होता है आपका शून्यकाल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तथा 0 आवर को जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा ही विकसित किया गया। आप याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है को 0 आवर को किसने विकसित किया था? तो 0 आवर को जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा ही विकसित किया गया है। लोथल नगर जो है किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? आपको पता होगा लोथल जो है फेमस उस समय का पत्तन था, बंदरगाह था। उस समय का काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह इंपॉर्टेंट बंदरगाह था लोथल। तो लोथल जो है किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ था? तो आप याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो भोगवा नदी किसकी सहायक नदी थी? तो भोगवा नदी जो है साबरमती की सहायक नदी थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साबरमती नदी। तो आप इसे याद रखिएगा। और साबरमती की सहायक नदी कौन सी थी? तो अब भोगवा थी। तो भोगवा के किनारे जो है आपका लोथल शहर बसा हुआ था। तो यहाँ पे उपनदी पूछा हुआ था और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साबरमती। अगर ओरिजिनल नदी पूछ ले तो भोगवा। आप याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे ही बसा हुआ था आपका लोथल शहर। लोथल जो है गुजरात में आपको मिलेगा और यह उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, पत्तन था। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में और वित्तीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है? इससे वित्तीय साख के अस्तित्व को खतरा होने पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है। अगर किसी भी हमारे देश में वित्तीय साख के अस्तित्व पर खतरा होने की उम्मीद रहती है तो उस कंडीशन में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत यह लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। इसके बाद दोनों सदनों की स्वीकृति जो है इसमें आवश्यक होती है। तो तीनों ही कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। तो आप याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं लगाया गया है हमारे देश में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे CAG होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तथा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 148 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वर्तमान में हमारे CAG हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस जनजाति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है? किस जनजाति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है? तो आप याद रखिएगा भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। फटाक से इसका आंसर दीजिए। आपकी जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो MP यानी कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा जिम
सॉरी यहाँ पे जिम कॉर्बेट की बात हो रही तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आपको मिलेगा यह नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे राजा जी हो गया, इसके अलावा नंदा देवी हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, ये सभी भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में जो आपको मिलेंगे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है किस अधिनियम से हुई थी? तो आप याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 का था, इसी अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। मुसलमानों के लिए जो है इसमें प्रथम बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो है भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। आपको उस अधिनियम का नाम बताना जिस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसके सारे ब्रेक थे किंतु उसमें इंजन नहीं था। यह कथन किस अधिनियम के संदर्भ में पंडित नेहरू ने कहा था? तो यह कथन कहा गया 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के संदर्भ में यह कथन कहा गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1921 का जो मोपला विद्रोह था यह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था केरल में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 का जो मोपला विद्रोह था यह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न जो है पूछा गया एसएससी की परीक्षा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रधान बिंदु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है हम प्रधान बिंदु यानी कि कार्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसके द्वारा करी गई थी? दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है किसने करी थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो एमंडसन, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एमंडसन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज करी गई थी। वहीं रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी और एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज करी थी। एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होता है? आपको बताना है, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? ऑप्शन 4 आपके पास दिए गए उसी के हिसाब से आप आंसर दीजिए। तो एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होता है? तो 1852 मीटर। क्या आप याद रखिएगा, एक समुद्री मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। लास्ट के 2 प्रश्न आज के हैं यहाँ पे। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई यहाँ पे पूछी जा रही है। तनाव या इसको आप प्रतिबल भी बोल सकते हैं, तनाव या प्रतिबल, जिसको हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो इकाई कौन सी है इसकी आपको बताना है। तो तनाव या प्रतिबल इसकी इकाई आपकी हो जाएगी पास्कल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक हम किसे मानते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जो जनक है यह माना जाता है अरस्तु को। किसको? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरस्तु को। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 था एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।